वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। अधमरी हालत में था। उस हरे रंग की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 147 जाओ यहां से। अब तक बिन का बेटा तिमिर भी समय के ही एज का था। बिन उसका एडमिशन रॉयल स्कूल में करवाना चाहता था, और जब उसे पता चला समय का एडमिशन रॉयल स्कूल में होने जा रहा है तो उसने समय के साथ ही तिमिर का एडमिशन करवाने का सोच लिया था। अब आगे बेला ने कहा, आई एम रियली सॉरी बिन, दूसरे कामों में फंस गई थी इसलिए ये बात दिमाग से निकल गया। तू थोड़ी देर और वेट कर ले, मैं अभी निकल रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगा आने में। आज ही एडमिशन करा देंगे दोनों की। ठीक है, जल्दी आइए, बिन ने कहा। बिन की बात सुनकर बेला ने कहा, हाँ आ रही हूँ मैं, बस 10 मिनट और वेट कर लो। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद बेला ने कहा, कार्तिक मुझे समय का एडमिशन कराने जाना होगा, तुम दोनों बात करो, मैं रे के साथ स्कूल जा रही हूँ, आज उसका एडमिशन करवाना जरूरी है। बिन भी स्कूल आया हुआ है तिमिर का एडमिशन कराने। समय और तिमिर एक साथ एक ही क्लास में रहेंगे तो समय को स्कूल में एडजस्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेला की बात सुनकर कार्तिक उसकी तरफ देखने लगा। बेला अपनी जगह से उठ चुकी थी। बचपन से ही साम्राज्य में रहने की वजह से समय को बाहरी दुनिया के एकेडमिक क्राइटेरिया और एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। साफ शब्दों में कहा जाए तो यहाँ के हिसाब से फिलहाल समय की नॉलेज किंडरगार्टन के बच्चों जैसी थी। बेला जानती थी समय को रॉयल स्कूल में एडजस्ट होने से में बहुत दिक्कतें होंगी। दिक्कत होती भी कैसे नहीं, यहाँ का वातावरण से लेकर रूल रेगुलेशन सब कुछ साम्राज्य से अलग था। ऐसे में अगर तिमिर जैसा कोई ऐसा इंसान समय के साथ रहे जो पहले से ही समय के बारे में सब कुछ जानता हो और बगैर जज किए समय को गाइड करे तो ये समय के लिए चीजों को ज्यादा बेहतर बना देता। उसे इस दुनिया को समझने और इस दुनिया के हिसाब से ढलने में आसानी होती। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बेला ने जवाब में कहा, बिन बहुत देर से इंतजार कर रहा है, मैं उसी के साथ रेस्टोरेंट जाकर ब्रेकफास्ट कर लूंगी और इसी बहाने समय भी रेस्टोरेंट देख लेगा। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा सोचा, फिर उसने बेला का हाथ छोड़ते हुए हल्का सिर हिला दिया। वैसे तो कार्तिक चाहता था बेला घर से ही ब्रेकफास्ट करके जाए, मगर समय का जिक्र सुनने के बाद कार्तिक ने बेला को रेस्टोरेंट जाने से नहीं रोका। समय के लिए यहाँ की चीजें एक्सप्लोर करनी जरूरी थी, इससे उसे इस दुनिया को समझने में आसानी होती। बेला ने एक नजर विवान को देखा जो खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। बेला ने कार्तिक की तरफ देखा और प्यार से कहा, उसे ज्यादा डराना मत, ओके? जो भी बातें हो आराम से करना, बच्चा है वो, उसके साथ अच्छे से पेश आना। वापस आने के बाद मुझे कोई बखेरा नहीं चाहिए यहाँ। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, मगर बेला जानती थी कार्तिक जितना ऊपर से शांत दिखता था उसके ख्याल उस वक्त उतने ही खतरनाक होते थे। अगर समय के एडमिशन की बात ना होती तो बेला कभी भी विवान को अकेले कार्तिक के साथ छोड़कर नहीं जाती। हालांकि बेला जानती थी कार्तिक विवान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर कार्तिक कुछ ना करके भी विवान के साथ बहुत कुछ कर सकता था। बेला ठंडी आह भरते हुए वहां चली गई और बेला के वहां से जाते ही स्टडी रूम का माहौल नर्क के समान हो गया। वहां ऐसी ठंडक और घुटन फैल चुकी थी जिसकी वजह से विवान को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। कार्तिक ने टी टेबल से सिगार का बॉक्स उठाया। उसने बॉक्स के अंदर से सिगार निकाला, जिसे देखकर ही उसकी ऊंची कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। कार्तिक ने अपने होठों के बीच सिगार फंसाया और फिर उसे लाइटर से जलाने लगा। जब से बेला ने कार्तिक को मना किया था तब से ही कार्तिक उसके सामने स्मोक नहीं करता था। हालांकि बेला ने उसके स्मोकिंग पर पूरी तरह बंदिश नहीं लगाई थी, इसीलिए कार्तिक बेला की एब्सेंस में स्मोक कर लिया करता था, खासकर तब जब उसके इमोशंस अनस्टेबल होने लगते थे। कार्तिक ने सिगार का एक कश भरा। धुआं उसके नाक और मुंह से ऐसे निकल रहा था जैसे ड्रैगन के मुंह और नाक से आग निकलता हो। कार्तिक ने काउच से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी में 2 पाप किए हैं। पहला मेरी वाइफी को मारने की कोशिश और दूसरा तुम मेरी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मुझे लगा था तुम उसके बेटे हो, तुम में कोई खास बात होगी,
इसीलिए मैंने तुम पर विश्वास किया, मगर तुमने मेरे विश्वास को निराश किया। कार्तिक की बातें सुनकर विवान ने अपनी मुट्ठियां कस ली। हालांकि विवान नहीं जानता था उसके बेटे से कार्तिक का क्या मतलब था, मगर विवान को अब तक इतना समझ आ चुका था। कार्तिक बहुत पहले से वर्तिका के बारे में जानता था और सब कुछ जानने के बाद भी उसने वर्तिका को उसके साथ रहने दिया था। शायद कार्तिक उसका टेस्ट लेना चाहता था, जिसमें वो फेल हो गया था। विवान ने अपना मुंह खोला, वो कुछ बोलना चाहता था। उसी वक्त अचानक काले धुएं का एक पतला गुब्बार आया और विवान के नाक मुंह से होते हुए उसके शरीर में समा गया। विवान कुछ सोच या समझ पाता उससे पहले ही उसकी पलकें भारी हो गई और अगले ही पल विवान बेहोश होकर उस काउच पर झूल गया। कार्तिक ने आराम से सिगार का बट एस्ट्रे में झाड़ा। उसने एक नजर उठाकर विवान की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई थी। कार्तिक ने दोबारा सिगार अपने होठों के बीच दबाते हुए कहा, क्या खबर है? स्टडी रूम के अंधेरे कोने से सूर्यांश बाहर आया, जो ना जाने कब से वहां मौजूद था। सूर्यांश सिर झुकाकर बोला, मेरे मालिक, उसने आखिरी पड़ाव पार कर लिया है, बहुत जल्द वो हरकत में आ जाएगा। सूर्यांश की बात सुनकर कार्तिक की पकड़ सिगार पर हल्की कस गई। हालांकि उसके भावहीन चेहरे में कोई खास बदलाव नहीं आया था। कार्तिक ने पूछा, रघुनाथ क्या कर रहा है? सूर्यांश जवाब में बोला, मेरे मालिक, वो तैयारियां कर रहा है। हालांकि वो आपको लेकर काफी चिंतित भी है। उसने कहा, अगले कुछ दिनों के लिए आपको जितना हो सके उतना मलिकिन के करीब रहना चाहिए। कार्तिक ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सूर्यांश ने हल्का हिचकिचा कर कहा, मेरे मालिक, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। रघुनाथ गलत नहीं कह रहा था, ये सच में बहुत खतरनाक है। कार्तिक ने सूर्यांश को एक नजर देखा और कहा, जाओ यहाँ से। सूर्यांश ने सिर झुकाकर अपना कदम पीछे ले लिया। देखते ही देखते सूर्यांश स्टडी रूम के उसी अंधेरे कोने में जाकर कहीं गायब हो गया। आगे क्या होगा, क्या कहने की कोशिश कर रहा था सूर्यांश? क्या हुआ है विवान को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, च 148 डरो मत। अब तक सूर्यांश ने हल्का हिचकिचा कर कहा, मेरे मालिक, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए। रघुनाथ गलत नहीं कह रहा था, ये सच में बहुत खतरनाक है। अब आगे। कार्तिक ने सूर्यांश को एक नजर देखा और कहा, जाओ यहाँ से। सूर्यांश ने सिर झुकाकर अपना कदम पीछे ले लिया। देखते ही देखते सूर्यांश स्टडी रूम के उसी अंधेरे कोने में जाकर कहीं गायब हो गया। कार्तिक ने एक नजर विवान पर डाली, जो अपना सुध बुध खो चुका था। विवान से नजरें हटा कार्तिक फिर से सिगार के लंबे लंबे कस भरने लगा। लिविंग एरिया। बेला काउच पर बैठी समय के आने का इंतजार कर रही थी। अनुष्का और रेयांश भी वहीं बैठे हुए थे। बेला ने कहा, अनुष्का, तुम और वर्तिका कार्तिक के साथ ब्रेकफास्ट कर लेना, हम लोग बाहर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। अनुष्का ने जवाब में कहा, ओके माँ। अनुष्का ओके मॉम कहना चाहती थी, मगर बेला का सुंदर चेहरा देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई बेला को मॉम कहने की। उसके सामने बैठी इंसान बहुत सुंदर और यंग दिखाई देती थी। वो हर तरीके से परफेक्ट थी। कहीं ना कहीं अनुष्का को लगता था, ऐसी इंसान को मॉम कहना उसका अपमान करने जैसा है और उससे बेला को मॉम कहने का कोई हक नहीं है। हालांकि बेला अनुष्का के मन की बात समझ चुकी थी। वो तो लोगों का चेहरा देखकर ही बता सकती थी किससे दिमाग में क्या चल रहा है। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुष्का, डोंट हेजिटेट। हालांकि मुझे शुरू में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा जब तुम मुझे मॉम कहोगी, क्योंकि यह पहली बार है जब रे, आदि, वर्तिका और समय के अलावा कोई दूसरा इंसान मुझे मॉम कहेगा, मगर मुझे इस बात से कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। वक्त के साथ हम दोनों को इस चीज की आदत पड़ जाएगी। बेला की बात सुनकर अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे बेला का नेचर बहुत अच्छा लगता था। पहले उसने कपूर फैमिली और खासकर बेला और कार्तिक के बारे में काफी चीजें सोची थी। दुनिया की नजरों में कार्तिक और बेला की एक अलग ही छवि थी। वो दोनों इंसान होकर भी इंसानों से अलग थे। उनके बारे में जानता हर कोई था, मगर उन दोनों से मिलना या बात करना सबके बस की चीज नहीं थी। अनुष्का ने पहले सोचा था बेला और कार्तिक का बिहेवियर बहुत सुपीरियर होगा, उन दोनों से बात करना उसके लिए मुश्किल भरा होगा, मगर यहाँ आने के बाद अनुष्का का सारा अनुमान धरा का धरा रह गया था। कार्तिक और बेला ना सिर्फ बहुत नॉर्मल और कॉम इंसान की तरह थे, बल्कि वो दोनों नॉर्मल एलिट और रिच परिवार के लोगों से भी पूरी तरह अलग थे। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था
वो दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल और सुप्रीम पोजीशन पर थे। खासकर बेला को करीब देखने और जानने के बाद अनुष्का को सबसे ज्यादा शौक लगा था। अनुष्का ने अपनी जिंदगी में अनगिनत रिच लेडीज को देखा था, मगर बेला जैसी कोई नहीं थी। इतने पैसे और पावर होने के बावजूद बेला जितनी कॉम और स्वीट थी, उतने में तो वो रिच और हाई सोसाइटी की लेडीज इंसान को इंसान भी नहीं समझती। बेला ने कुछ सोचकर पूछा, रे, तुमने कोरोनेशन और अपनी शादी को लेकर क्या सोचा है? कार्तिक को 5 दिनों बाद कहीं जाना है। एक दिन तो कल बीत भी गए, अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। अगर तुमने अगले 4 दिन के अंदर कोरोशन और शादी का काम खत्म नहीं किया तो अगले 1 महीने तक तुम्हें वेट करना होगा। रेयांश अपने फोन में कुछ कर रहा था। बेला की बात सुनकर उसने अपना फोन ऑफ करके पॉकेट में डाल लिया और बेला की तरफ देखा, जो जवाब के इंतजार में उसे देख रही थी। रेयांश ने कहा, मॉम, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। कल अनुष्का को ऑफिस में कुछ काम है, इसीलिए आज रात हम मुंबई चले जाएंगे। मुझे भी एक बार कंपनी विजिट करना है। कल रात तक आदि भी वापस आ जाएगा। 2 दिन बाद कोरोनेशन इवेंट होगा और तीसरे दिन मैरिज सेरेमनी। रेयांश का जवाब सुनकर बेला ने थोड़ा सोचा। उसने कल ही एक नया मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसका नाम था फैंटम लैंस। हालांकि बेला ने इस प्रोजेक्ट में फिलहाल पूरी तरह काम स्टार्ट नहीं किया था, इसीलिए वो इसे डिले कर सकती थी। बेला ने कहा, ऑल राइट, मैं और कार्तिक तुम लोगों को कोरोनेशन इवेंट में ज्वाइन करेंगे। बाकी फैमिली मेंबर्स को भी जल्दी ही इन्फॉर्म करवा देना, ताकि सब लोग इवेंट के हिसाब से अपना शेड्यूल मैनेज कर ले। मैंने कल रात ही फैमिली ग्रुप में मैसेज करके सबको इन्फॉर्म कर दिया है। मॉम, क्या आपने मैसेज चेक नहीं किया? नहीं, मैंने तो पिछले 2 दिनों से ग्रुप चैट ओपन नहीं किया है, मौका ही नहीं मिला करने का, बेला ने कहा और उसने फैमिली ग्रुप ओपन किया, जिसका नाम द लॉर्ड सिनिस्टर ग्रुप। इस ग्रुप के एडमिन 2 लोग थे, आरव और आदित्य। 1 महीना पहले ही उन दोनों ने ये फैमिली ग्रुप बनाया था। ग्रुप का अजीब नाम भी उन दोनों के दिमाग की उपज थी। कार्तिक के अलावा द लॉर्ड सिनिस्टर ग्रुप में हर कोई था। पुरी कपूर फैमिली, कार्तिक का ट्विन ब्रदर वरुण शेखावत, जो कुछ कारणों की वजह से कार्तिक का सगा भाई होने के बावजूद कपूर सरनेम ओन नहीं करता था। वरुण के अलावा उस ग्रुप में पूरी रायचंद फैमिली, बिन, सैम, चाली और निखिल के अलावा और कुछ ऐसे लोग भी थे, जो कार्तिक और बेला के लिए खास थे। बेला ने ग्रुप चैट ओपन किया, जिसमें कुल मिलाकर 1,89,000 मैसेजेस पड़े हुए थे। बेला ने फोन स्क्रीन स्क्रॉल किया। ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर आदित्य, आरव और वरुण थे। उन 1,00,000 मैसेजेस में भी उन तीनों की ही कन्वर्सेशन थी। बेला ने उन मैसेजेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तीनों अक्सर बगैर सिर पैर वाली बातें ही करते थे। अंत में बेला की नजर उस मैसेज पर गई, जो रेयांश ने कल रात भेजी थी। रेयांश के मैसेज भेजने के बाद किसी और ने मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं की था, क्योंकि सबको पता था रेयांश ने कुछ इंपोर्टेंट ही भेजा होगा, और अगर उनके मैसेज करने की वजह से रेयांश का मैसेज बाकी लोग देख नहीं पाए तो इस बात का इल्जाम उन पर लगा दिया जाएगा, जिसके बाद उनके साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बेला ने मैसेज पढ़ने के बाद अपना फोन ऑफ किया और ओवरकोट के पॉकेट में डाल लिया। समय भी अब तक वहां आ चुका था। बेला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, आ गए तुम, चलो रे और अनुष्का को ग्रीट करो। हम, गुड मॉर्निंग भाई, भाभी। गुड मॉर्निंग समय, अनुष्का ने मुस्कुराकर समय को जवाब दिया। हालांकि रेयांश ने जवाब में बस हल्का सिर हिला दिया। वो एक साइड आराम से खड़ा था और उसके दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में थे। थोड़ी देर बाद वो तीनों रॉयल स्कूल के लिए निकल चुके थे, जो कि ओपेरा पैलेस से ज्यादा दूर नहीं था। कार की सुपर फास्ट स्पीड की वजह से उन्हें वहां पहुंचने में 8 मिनट लगा। हालांकि आम कार से ये दूरी आधे घंटे में तय होती, मगर बेला की कार स्पेशल थी। रॉकवेव सिटी में भी बेला जैसा कार और किसी के पास नहीं था। वो कार पूरी तरह कस्टमाइज्ड थी। कार सीधा रॉयल स्कूल के ए बिल्डिंग के कैंपस में जाकर रुकी। रेयांश खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। बेला और समय कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। उनके आगे पीछे कोई गार्ड की गाड़ी नहीं थी। रॉकवेव सिटी में उन्हें गार्ड्स की जरूरत नहीं थी। वहां पहले से ही चारों तरफ विंग वॉरियर पेट्रोलिंग करते रहते थे। रेयांश ने जाकर बैक सीट का डोर ओपन किया। बेला कार से बाहर आई। समय भी अब तक कार से बाहर आ चुका था और चारों तरफ नजर घुमा घुमा कर गौर से देख रहा था। रॉयल स्कूल बहुत लंबे एरिया फैला हुआ था। वहां का आर्किटेक्ट गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर पर बेस्ड था, जो स्कूल को बेहद ही भव्य और शानदार बनाती थी। बिल्डिंग ए स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था।
बेला ने समय का मफलर ठीक करते हुए कहा, समय, आज यहाँ तुम्हारा एडमिशन होगा। तुम्हारे आगे की पढ़ाई इसी स्कूल में होगी। हालांकि शुरू में तुम्हें यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, मगर मुझे यकीन है तुम वक्त के साथ सब कुछ सीख जाओगे और यहाँ तुम्हारे साथ तिमिर भी होगा। बिन अंकल का बेटा, चलो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाती हूँ। समय ने बेला की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बेला के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस की तरफ जाने लगा, जो किसी भव्य कैस्टल जैसा था। रेयांश भी बगैर कुछ कहे बेला और समय के पीछे जाने लगा। आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में स्टाफ और टीचर के अलावा और कोई नहीं था। कार्तिक और बेला नहीं चाहते थे हर किसी को पता चले समय उनका बेटा है, वरना लोग समय का इस्तेमाल करके उनके करीब आने की कोशिश करने लगते। वैसे भी समय मासूम था, उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लोग आसानी से उसे बहला सकते थे, इसीलिए कार्तिक ने आज पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को दूसरों के लिए बंद करवा दिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लोगों को भी सख्त हिदायत दी गई थी कि समय की आइडेंटिटी लीक ना किया जाए। प्रिंसिपल ऑफिस। एक लंबा और हैंडसम लड़का प्रिंसिपल चेयर पर बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी शांत और गंभीर स्वभाव का नजर आ रहा था। उम्र उसकी तकरीबन 30-32 साल होगी। बिन अंकल, आपने मैडम रिचर्ड से बात की थी ना? हाँ, वो आ रही है। ज्यादा उतावले मत हो। बिन और प्रिंसिपल आपस में बात कर रहे थे। उसी बीच बाहर से दरवाजा नॉक किया गया। प्रिंसिपल चेयर पर बैठा लड़का तुरंत उठा और दरवाजा खोलने गया। ऐसे बहुत कम लोग थे जिनके रेस्पेक्ट में वो लड़का ऐसा कोई सटे उठता था। दरवाजा खोलते ही लड़के की नजर बेला, समय और रेयांश पर गई। बेला ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, दक्ष, काफी दिन हो गए मिले हुए। दक्ष, जो कि रॉयल स्कूल का प्रिंसिपल था, बेला के लिए रास्ता खाली करते हुए बोला, ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं, 20 साल ही हुए हैं। दक्ष की बात सुनकर बेला ने काउच पर बैठते हुए पूछा, बाकी लोग कैसे हैं? दक्ष अपनी चेयर पर बैठ गया और जवाब में बोला, सब ठीक है। मिहिका, अमन और रुबीना आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ बुला लूं? बेला ने जवाब में कहा, हाँ, बुला लो। बेला का जवाब सुनकर दक्ष के हमेशा गंभीर रहने वाले चेहरे पर हल्की चमक आ गई। उसने तुरंत अपने फोन से किसी को मैसेज किया और फिर उसने अपना रुख रेयांश की तरफ कर लिया, जो खामोशी से समय के बगल में बैठा हुआ था। दक्ष ने कहा, प्रोफेसर रेयांश, कुछ दिनों बाद यहाँ स्कूल एनिवर्सरी प्रोग्राम है, क्या आप उस दिन फ्री हो? अगर आप यहाँ आकर एक लेक्चर दो तो हमारे स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेशन मिलेगा। आप यहाँ बहुत पॉपुलर हो। रेयांश पहले रॉयल एकेडमी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करता था। अपने लुक्स और आईक्यू की वजह से रेयांश रॉयल एकेडमी से लेकर रॉयल स्कूल तक बहुत पॉपुलर था। रेयांश पहले दक्ष को मना करना चाहता था, मगर समय पर नजर जाते ही उसने कुछ सोचकर अपना सर हाँ में हिला दिया। दक्ष रेयांश को काफी अच्छे से जानता था, इसीलिए वो रेयांश का जवाब समझ गया। बेला ने समय को तिमिर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, समय, इससे मिलो, ये तिमिर है। बर्थडे पार्टी के दिन मिले थे ना तुम तिमिर से? बेला की बात सुनकर समय ने तिमिर की तरफ देखा, जो चमकती आंखों से उसे ही देख रहा था। समय ने जल्दी ही तिमिर से अपनी नजरें फेर ली। तिमिर से समय पहले ही क्रूज पर मिल चुका था, मगर समय को तिमिर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समय के हिसाब से तिमिर बड़बोला था और ज्यादा बोलने वाले लोग समय को बिल्कुल पसंद नहीं थे। बिन ने तिमिर और समय से कहा, जाओ, तुम दोनों जाकर स्कूल देखो, हमें कुछ जरूरी डिस्कशन करना है। और तुम तिमिर, कोई बदमाशी नहीं, शांति से जाना और शांति से आना। तिमिर जवाब में बोला, समझ गया अबू। समय, चलो, मैं यहाँ की बहुत चीजों के बारे में जानता हूँ, मैं तुम्हें उन सब के बारे में बताऊंगा और तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा। तिमिर की बात सुनते ही समय के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आईं। उसने बेला का कोट मुट्ठी में भर लिया। इस बड़बोले लड़के के साथ वो कहीं नहीं जाना चाहता था। तिमिर ने समय का रिएक्शन देखा, उसे ना जाने क्यों लगने लगा समय को उससे डर लग रहा है। तिमिर ने मासूमियत से कहा, अरे डरो मत, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चॉकलेट और कैंडी भी दूंगा। आगे क्या होगा? क्या समय सच में तिमिर से डर गया है? कैसा रहेगा समय के स्कूल का सफर? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।